तो फिल्म की शुरुआत होती है अफगानिस्तान से, जहां पर दूसरी कंट्री के लोग मिल करके बुद्ध जी के बारे में खोज कर रहे होते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर आर्यन को यहाँ पर खुदाई करते करते उन्हें एक संदूक मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे पुराने सिक्के और हीरे जवाहरात रखे होते हैं। और ये बात जैसे ही तालिबान को पता चलती है, तुरंत ही वो लोग अटैक करने के लिए आ जाते हैं। अब आर्यन इस बॉक्स को छोड़ता नहीं है, वो अपने पाकिस्तानी दोस्त के साथ इस बॉक्स को लेकर के भागने लगता है। और ये लोग भागते भागते एक ऐसी सुरंग में गिर जाते हैं जहाँ पर अंदर बुद्ध जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति होती है, जो कि सोए होते हैं। इसके बाद जब इंटरव्यू चल रहा होता है, तब एक मीडिया का आदमी आर्यन से क्वेश्चन पूछता है, जो कि धर्म से संबंधित होता है। क्योंकि डॉक्टर आर्यन एक नास्तिक है, तो यहाँ पर ऐसा बोल देता है कि वो किसी भी धर्म जैसी चीज़ों को नहीं मानता, और वो इस चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं मानता जिसका उसके पास कोई प्रूफ ना हो। और यही सारी बातें न्यूज में छप जाती हैं और उसे गालियाँ पड़ती हैं। अब क्योंकि इस खजाने को ढूंढने में डॉक्टर आर्यन का भी हाथ होता है, तो इंडिया को 50% खजाना दे दिया जाता है। और अब डॉक्टर आर्यन वापस दिल्ली अपने घर आ जाता है। यहाँ पर वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता है। अगले सीन में हम तमिलनाडु को देखते हैं, जहाँ पर राम सेतु होता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट राम सेतु को तोड़ना चाहती है, ताकि वो यहाँ पर अपने वाटर बिजनेस के लिए अपने सी रास्ते को छोटा कर सके, ताकि उनके जो शिप हैं वो आसानी से आ और जा सके। और इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक इंद्रकांत वर्मा, क्योंकि कंपनी के पास एक बहुत बड़ी शिप होती है। ये सारा प्लान इंद्रकांत का ही होता है। वो अपने प्रॉफिट के लिए राम सेतु को तोड़ना चाहता है, पर आम जनता इस सब के खिलाफ होती है, क्योंकि उनके लिए राम सेतु उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। और इसी बात को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। और अब गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड करती है कि वो लोग ये प्रूफ करेंगे कि राम सेतु को प्रकृति ने बनाया है, उसे इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है। और इसके लिए वो डॉक्टर आर्यन को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर आर्यन एक नास्तिक है। आर्यन पहले तो मना करता है, पर अपने सीनियर के बोलने पर वो मान जाता है और एक रिपोर्ट तैयार करके दे देता है। इस रिपोर्ट में ऐसा दिया गया होता है कि जो रामायण और रामचरितमानस है ये हिस्ट्री नहीं है। और ये बातें सुन करके बहुत सारी पब्लिक काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाती है, और गवर्नमेंट इस सब से पीछा छुड़ाने के लिए सारा इल्ज़ाम आर्यन के ऊपर डाल देती है और आर्यन को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर देती है। पर इसके बाद इन्वेस्टर इंद्रकांत आर्यन को बुलाता है और उसे एक नया प्रोजेक्ट देता है। वो कहता है कि वो उसे सारी सुविधा देगा। उसे राम सेतु पर रिसर्च करनी है और ये प्रूव करना है कि राम सेतु को प्रकृति ने बनाया है। आर्यन पहले तो इसके लिए मना करता है, पर जब ये देखता है कि लोगों के बीच में उसके लिए नफरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग उसका मुंह काला करके जा रहे होते हैं, तो फाइनली वह मान जाता है। अब यहाँ से वो जाता है रामेश्वरम, जहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप है। आर्यन को यहाँ पर काफ़ी सारे हाईटेक डिवाइसेस दिए जाते हैं और एक बहुत बड़ी टीम दी जाती है। इसी टीम में 2 लोग और होते हैं, सैंड्रा और डॉक्टर ग्रेवियल। इनका शिप इंडियन ओशियन में होता है और इस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर होता है उसका नाम होता है बाली। यहाँ पर उनकी टीम ने पहले से ही सोनार सिस्टम के हेल्प से एक 3D डिजाइन तैयार कर लिया होता है कि पानी के अंदर दबा हुआ राम सेतु कैसा दिखता होगा। अब आर्यन यहाँ पर ये बताता है कि वाल्मीकि जी के रामायण में बहुत सारे ऐसे ग्रह नक्षत्र दिए हुए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि राम का जन्म कब हुआ था, और उसका टाइम निकाले तो वह 7000 साल पुराना है। तो अगर वो लोग ये प्रूफ करते हैं कि राम सेतु 7000 साल से भी पुराना है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि उसे राम जी ने नहीं बनवाया है। और यही इनका प्लान होता है। अब यहाँ पर आर्यन पानी के अंदर जाता है एक सूट को पहन करके, और राम सेतु का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आ जाता है। इस टुकड़े की कार्बन डेटिंग करी जाती है, तो पता चलता है कि ये पत्थर का टुकड़ा 18,000 साल पुराना है। पर अब यहाँ पर आर्यन ये बोलता है कि सिर्फ इतना छोटा सा प्रूफ काफी नहीं होगा, उन्हें एक प्रॉपर पत्थर लाना होगा, वो पत्थर जिससे जोड़ करके राम सेतु बना है। दोबारा से आर्यन अपनी टीम के साथ पानी के अंदर जाता है। उसे एक पत्थर दिख भी जाता है, लेकिन ये पत्थर लंकन वाटर्स के एरिया में आता है, तो वो यहाँ पर जा नहीं सकता। ये सारी बातें उसे बाली बताता है। फिर भी आर्यन उस तरफ को जाने लगता है। बाली मशीन को ऑफ कर देता है
पर इसके बाद भी वो सूट उतार करके ऐसे ही चला जाता है और पत्थर को लेकर के वापस आ जाता है। अब वो लोग इस पत्थर के ऊपर रिसर्च करने लगते हैं और ये पता चलता है कि पत्थर 7000 साल पुराना है। तो मतलब कि पत्थर राम जी के समय का है और इससे ये प्रूफ हो रहा था कि राम जी की पूरी कहानी सच है, कि राम सेतु को राम जी ने बनवाया था। पर क्योंकि वो इन्वेस्टर इंद्रकांत ऐसा नहीं चाहता है तो वो अब इस रिपोर्ट को दबाना चाहता है। पर फिर भी वो सामने से आर्यन को ऐसा बोलता है कि तुम उसके ऊपर और काम करो। पर पीछे से वो आर्यन को मारने का प्लान बनाता है। तो अब आर्यन का प्लान होता है कि वो थोड़ी सी और रिसर्च करने के लिए पानी के अंदर जाएगा, जिसके लिए वो सबमरीन का यूज करता है। इस सबमरीन में उसके साथ ग्रेवियल और सैंड्रा होती है। ये तीनों ही यहाँ पर पानी के अंदर चले जाते हैं। ग्रेवियल को बाली के ऊपर शक होता है तो वो पत्थर को अपने बैग में रख करके लाई होती है। पानी के अंदर जाते ही मशीन खराब हो जाती है क्योंकि सबमरीन को पहले ही खराब कर दिया गया होता है और बाली को लगता है कि इन लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन ये लोग जैसे तैसे करके पानी के ऊपर चले आते हैं और वहाँ पर दूर से एक बोट आ रही होती है और उन्हें बोट से हेल्प मिलती है और फाइनली वो लोग बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस बोट के मालिक का नाम होता है एपी। ये श्रीलंकन होता है और वो उन्हें बचा करके श्रीलंका के एक आइलैंड पे लेकर के जाता है। यहाँ पर वो सारी बातें जानने के बाद उन सब की मदद के लिए रामायण से जुड़ी एक जगह पर उन्हें ले जाने का वादा करता है, लेकिन इसके बदले में वो पैसे चार्ज करेगा। साथ में एपी उन्हें ये भी बताता है कि वो जितनी भी फीस उन्हें चार्ज करेगा उस सब के बारे में अपनी डायरी में लिखता रहेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट के एंड में उसे सारी फीस चाहिए। आर्यन इसके लिए मान जाता है और अब वो अगले दिन दोबारा से राम सेतु के अंदर जाने वाला होता है कि तभी वो ये देखता है कि दूसरी तरफ से बाली उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि बाली को भी पता चल गया था कि आर्यन अभी तक जिंदा है। आर्यन भी यहाँ पर अपनी बोट को वापस भगाता है और वो लोग आइलैंड के अंदर भागने लगते हैं। बाली यहाँ पर आइलैंड में भी उनका पीछा करता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर श्रीलंका की आर्मी चॉपर के साथ आती है और उन्हें बचा लेती है। चॉपर के अंदर जाने के बाद आर्यन पागल हो गया था। वो दोबारा से बोलता है कि उसे राम सेतु के पास जाना है कि तभी वहाँ पर पीछे से बाली एक बुलेट फायर करता है। वो सीधे ग्रेवियल को लगती है और ग्रेवियल की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और इस झटके की वजह से थोड़ी देर के लिए आर्यन भी शांत हो जाता है। अब अगले सीन में वो कॉल पर अपनी वाइफ से बात करता है। तब उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने ये खबर पूरे देश में फैला दी है कि आर्यन की रिपोर्ट के अनुसार राम सेतु 18,000 साल पुराना है, जबकि इस रिपोर्ट को मिस्टर चंद्रा ने बनाया होता है। लेकिन अब आर्यन इन सब चीजों का एंड करना चाहता है अपनी रिसर्च को कंप्लीट करके। यहाँ पर वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि उनसे गलती से पत्थर खो गया है। अगर पत्थर मिल गया होता तो वो उससे प्रूव कर सकते थे कि ये पत्थर राम जी के समय का है। पर अब वो यहाँ पर रावण के एक मंदिर को देखता है और ये सोचता है कि रामायण रावण के बिना तो अधूरी है। तो अगर वो ये साबित कर दे कि रावण सच में था तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि राम जी भी सच में थे और राम सेतु भी। तो अब वो यहाँ पर आज की श्रीलंका में पुरानी रावण की लंका को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिसमें एपी और सैंड्रा भी उसके साथ रावण की लंका ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। और ये सब करने के लिए उनके पास सिर्फ 2 दिन है, क्योंकि 2 दिन के बाद कोर्ट में अंतिम सुनवाई है और अगर सुनवाई में कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ तो फिर राम सेतु तोड़ दिया जाएगा। श्रीलंका के न्यूज़पेपर्स में ऐसा प्रिंट हो जाता है कि वो दोनों वांटेड हैं, मतलब कि आर्यन और सैंड्रा। इसी बात से कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं, जिनसे बच करके ये दोनों निकल जाते हैं। अब उन्हें एपी की मदद से ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि एक बूढ़े आदमी के पास था, पर ये डॉक्यूमेंट रावण से संबंधित होता है। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट होती है जिसमें रावण की लंका का नक्शा बना होता है। उसमें कुछ ऐसे सिंबल बने होते हैं जिन्हें के फॉलो करके वो लोग लंका तक पहुंच सकते हैं। इसमें अशोक वाटिका, एक क्रोकोडाइल और रावण फॉल जैसे चीजों के सिंबल्स बने होते हैं। तो वो लोग इन्हीं को फॉलो करते हुए रावण फॉल की तरफ जाते हैं और अब वो लोग एक चट्टान के पास पहुंच जाते हैं जिसकी पानी में परछाई बिल्कुल क्रोकोडाइल से मैच करता है। और इसके बाद वो तीनों ही पानी के अंदर चले जाते हैं, जहां पर क्रोकोडाइल का पीछा करते करते फाइनली उन्हें एक टनल मिल जाती है। आगे उसे 3 रास्ता मिलता है, पर इसमें से एक रास्ता बंद होता है और ये बंद रास्ता ही रावण की लंका की तरफ को जाता है।
फिर आर्यन ये डिसाइड करता है कि वो दूसरी वाली गुफा से उस रास्ते की तरफ जाएगा जहाँ पर खड़े होने से उन्हें लंका दिख सके। फिर आगे बढ़ने पर वो सभी त्रिकुट पर्वत पर पहुँच जाते हैं और यहीं इन्हें संजीवनी बूटी भी मिल जाती है। तो इसका मतलब कि संजीवनी बूटी असली थी, तो रामायण की पूरी स्टोरी भी असली है। और तभी वहाँ पर बाली आ जाता है। वो चॉपर से आया होता है और उसके पास आर्यन की वाइफ भी होती है, क्योंकि वो शुरू से ही आर्यन का पीछा कर रहा होता है। और बाली के पास वो मैन्युस्क्रिप्ट भी होती है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि रावण के लंका कहाँ पर है। आर्यन की खोज यहीं पर रुक जाती है और एपी, सैंड्रा और आर्यन को ना चाहते हुए भी चॉपर के अंदर बैठना पड़ता है। अब बाली यहाँ पर आर्यन से पानी में तैरने वाला पत्थर मांगता है। आर्यन के पास में पत्थर नहीं होता तो वो मना कर देता है, पर इस बात पर गुस्से में आकर बाली एपी को धक्का दे देता है। एपी चॉपर से नीचे गिर जाता है। एपी के पास में एक बैग होता है और वो बैग चॉपर में रह जाता है। इसके बाद यहाँ पर आर्यन को गुस्सा आ जाता है और उनकी आपस में फाइट शुरू हो जाती है और फाइट करते करते गलती से चॉपर क्रैश हो जाता है। यहाँ पर आर्यन, उसकी वाइफ और सैंड्रा तो बच जाते हैं, लेकिन सारे प्रूफ और बाली अभी भी चॉपर के अंदर होते हैं। फिर आर्यन प्रूफ लेने के लिए चॉपर के अंदर जाता है और बाली को बचा करके लेके आता है। साथ में उसके पास में एपी का बैग भी होता है और रावण का वो मैन्युस्क्रिप्ट भी होता है। इसके बाद यहाँ पर बाली उनकी हेल्प करता है और एक दिन में वो लोग जैसे तैसे करके कोर्ट तक पहुँच जाते हैं। आज कोर्ट की सुनवाई होती है और यहाँ पर जा करके आर्यन सारे एविडेंस को दिखाता है और एक काफी अच्छी स्पीच देता है। और अब यहाँ पर सामने पानी में तैरता वो पत्थर देख करके सबको समझ आ जाता है और राम सेतु को तोड़ने वाला पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है और फाइनली सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। आर्यन बैठा होता है कि तभी आर्यन का बेटा हनुमान जी की कॉमिक पढ़ रहा होता है, जहाँ पर आर्यन अंजनी पुत्र का नाम सुनता है और तब उसे याद आता है कि एपी का नाम भी अंजनी पुत्र ही था। साथ ही उसने एक ऐसा जंप भी लगाया था जो कि काफी ज्यादा मुश्किल थी। इसके बाद वो एपी के बैग को चेक करता है। अंदर उसे डायरी मिलती है जहाँ पर एपी अपनी सारी फीस लिखता था जो कि उसे चाहिए थी, पर इसके अंदर सिर्फ जय श्री राम लिखा होता है। तो मतलब कि पूरे रास्ते जो उनका हेल्प कर रहा था वो खुद हनुमान जी थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।